हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। तो दोस्तों, कल हमने देखा था पर यूनिट सिस्टम, जिसका कि हम आगे यूज़ करेंगे। तो आइए आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर, जो कि हमारा मशीन का पहला चैप्टर होगा। तो दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले कपलिंग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोर स्ट्रक्चर। तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड बाय चेंजिंग वोल्टेज एंड करंट लेवल विदाउट द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा है स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक इसलिए क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी हमारे पास मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ये हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्योंकि अगर इसमें मूविंग पार्ट्स होते तो उनके वजह से हमारे पास फ्रिक्शनल लॉसेस आते, रोटेशनल लॉसेस आते, पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमारी जो ट्रांसफार्मर है उसकी हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ट्रांसफार्मर ये हमारा एक साइड से, जैसे कि प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी होती है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड इक्वल होती है। और दूसरा, द वाइंडिंग विच रिसीव्स सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी एंड द वाइंडिंग विच डिलीवर्स एनर्जी टू लोड इज कॉल्ड अ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास दो साइड्स है, एक हमारे पास एक होती है प्राइमरी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी। तो दोस्तों, जिस साइड हम सप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिधर से हम लोड कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पे हमने देखा ये एक स्टैटिक डिवाइस है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। और दूसरी चीज़ जो है वो है कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो पावर है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी दोनों में कांस्टेंट होती है। पावर हमारी सेम होती है, पावर में हमारी कोई भी चेंज नहीं होता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज एंड करंट चेंजेस। प्राइमरी से सेकेंडरी में जब हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज और करंट चेंज होता है, हमारी जो पावर है वो कांस्टेंट रहती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं कपलिंग के बारे में। बेसिकली कपलिंग जो है वो होती है किन्हीं भी दो सिस्टम को कनेक्ट करना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी दो सिस्टम इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, इसका मतलब है कि उन दोनों में करंट जो है फ्लो कर रहा है। मतलब कि हमारे एक साइड से करंट दूसरे साइड में जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी दो सिस्टम मैकेनिकली कपल्ड है, तो मैकेनिकली कपल्ड का मतलब होता है कि वो दोनों फिजिकली कनेक्टेड हैं। और तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक कपलिंग। अगर हम कहते हैं कोई भी मैग्नेटिक कपलिंग है किन्हीं भी दो सिस्टम्स के बीच में, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कपलिंग को, क्योंकि हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन दो वाइंडिंग्स के बीच में हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इन दोनों के बीच में हमारा कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। हमारे यहाँ पे होती है एक मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग को शो करने का तरीका दो पैरेलल लाइन हम यूज़ करते हैं। इन दोनों के बीच में होती है मैग्नेटिक कपलिंग, जिसमें कि
प्राइमरी साइड में जो फ्लक्स बनता है वो हमारी सेकेंडरी साइड को लिंक करता है। दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कपल्ड बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट अलाउस एनर्जी ट्रांसफर इन अदर डायरेक्शन, दैट इज HV टू LV और LV टू HV। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ट्रांसफार्मर में हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ये हमारी फिक्स नहीं होती है, बल्कि LV एंड HV साइड्स हमारी लो वाइंडिंग और हाई वाइंडिंग साइड फिक्स होती है। आइए जानते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का मॉडल है, दोस्तों मान लीजिए ये हमारा LV साइड है और ये हमारा HV साइड है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स नहीं होता? क्योंकि देखिए, अगर हम LV साइड करते हैं और लोड अगर हम HV साइड कनेक्ट करते हैं तो हमारा देखिए, अगर हम LV साइड में देते हैं और लोड अगर हम HV साइड में कनेक्ट करते हैं तो इस केस में अगर केस 1 अगर हम देखें तो इस केस में हमारा जो हमारी जो प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग है, वो हमारी हो जाएगी LV वाइंडिंग और हमारी सेकेंडरी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी हमारी हो जाएगी HV वाइंडिंग। पर अगर हम दूसरा केस लें, अगर हम सेम ट्रांसफार्मर ले लें, ये हमारी LV है और ये हमारी HV है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, हम सप्लाई जो है HV साइड में दे देते हैं और लोड हमारा कनेक्ट है LV साइड में। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा केस 2 है। अब यहाँ पे देखिए, हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग हमारी क्या हो गई? HV हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी क्या हो गई? LV। तो दोस्तों आपने देखा दोनों में हमारी जो LV वाइंडिंग है और जो HV वाइंडिंग है, LV वाइंडिंग और HV वाइंडिंग हमारी दोनों में कांस्टेंट है, पर लेकिन जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है ये हमारी चेंज हो गई। तो इसीलिए लिखा हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज नॉट फिक्स्ड बट LV एंड HV साइड्स आर ऑलवेज फिक्स्ड। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम कैसे डिसाइड करेंगे? जिस साइड हमारी सप्लाई लगी रहेगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और जिस साइड हमारी लोड रहेगा या फिर जिस साइड से हम पावर आउटपुट लेंगे उसे हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट में उसी को एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन सोर्स इज ऑन LV साइड एंड LV ऑन HV साइड इट इज कॉल्ड ए सेवर ट्रांसफार्मर एंड इफ सोर्स इज ऑन HV साइड एंड लोड ऑन LV साइड इट इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब है कि देखिए, अगर लोड अगर हमारा HV साइड में है, लोड अगर HV साइड में है तो इसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसे हम कहेंगे स्टेप अप, क्योंकि यहाँ पे हमारी वोल्टेज कम है, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है। हम स्टेप अप हम पावर के बेसिस पे नहीं कहते, पावर तो हमारी कांस्टेंट रहती है, हम कहते हैं वोल्टेज के बेसिस पे। LV साइड में हमारी जो वोल्टेज है वो कम होती है और HV साइड में इधर जो वोल्टेज है ये V2 है, तो V2 हमारी V1 से बड़ी होती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पावर दोनों में सेम रहता है। उसी तरह अगर लोड अगर LV साइड में है और सोर्स अगर HV है, इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन, इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और दोस्तों यहाँ भी वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे V1 जो है वो हमारा V2 से कम है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में हम पावर की बात नहीं कर रहे, पावर जो है वो हमारी कांस्टेंट होती है। हम इसे स्टेप डाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले जो हमारी वोल्टेज थी वो हाई थी और लोड साइड में हमारी जो वोल्टेज है वो हमारी लो होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ सोर्स इज ऑन HV साइड एंड लोड ऑन LV साइड, तो यहाँ पे क्या हमारी वोल्टेज कम हो जा रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये पॉइंट हमने पहले देख चुका है। स्टेप ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच मीन्स इट हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड हेंस इट हैज़ हाईएस्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी नो रोटेशनल और फ्रिक्शनल, नो रोटेशनल लॉसेस, नो रोटेशनल और फ्रिक्शनल लॉसेस,
इसलिए हमारी जो एफिशिएंसी है वो ट्रांसफार्मर की सबसे हाईएस्ट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कि आखिर हम ट्रांसफार्मर जो है उसे हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारी यूज़ होती है जनरेशन स्टेशंस में। सबसे पहले जनरेटर जो होता है ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद दोस्तों, आपको पता होगा, इस पर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। जनरेटर से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको हम स्टेप अप से वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो लॉसेस होती हैं वो हमारी कम हो जाती हैं। फिर हमारा जाता है ये ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर हम जनरेशन स्टेशंस में यूज़ करते हैं स्टेप अप करने के लिए, उसे हम कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, इट स्टेप्स अप द वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ जनरेटर बिफोर ट्रांसमिशन, ताकि हमारी जो लॉसेस हैं वो हमारी मिनिमम हो जाएं। दूसरा पॉइंट, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर टू द लोड। अब दोस्तों, हमने जो पावर भेजी है वो तो स्टेप अप है 400 kV। हम अमूमन 400 kV पे ही भेजते हैं, पर लेकिन 400 kV जो है इसे हम डायरेक्टली अपने घरों में यूज़ नहीं कर सकते। तो इस 400 kV को हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हेल्प से इसे हम नॉर्मल करते हैं, ताकि हम इसे अपने घरों में यूज़ कर सकें। तो ट्रांसफार्मर हमारा वहाँ भी यूज़ होता है। तीसरा, इन कम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर कनेक्ट्स आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन टू फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। दोस्तों, ये आप लोग कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन में जो ट्रांसफार्मर होता है माइक्रोफोन और एम्पलीफायर के बीच में, वहाँ भी एक ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ताकि माइक्रोफोन से हमारी जो सिग्नल जा रही है उसे हम एम्पलीफाई कर सकें, ताकि वो रिसीवर के पास सही तरीके से जा सके। और चौथा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। ये दोस्तों हम आगे देखेंगे। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर पल्स गेट ट्रिगरिंग। दोस्तों, आप लोगों ने पल्स गेट ट्रिगरिंग पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर नहीं तो हम इसे आगे देखेंगे कि पल्स गेट ट्रिगरिंग जो होती है ये हमारी SCR को ऑन करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ भी हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और दूसरा, ट्रांसफार्मर कैन ऑल्सो बी यूज टू आइसोलेट टू सिस्टम्स एंड नॉट नेसेसरी स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये है कि हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसकी जो टर्न रेशियोज हैं वो हमारा सेम है, मतलब दोनों साइड n टर्न्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज जो प्राइमरी साइड में रहेगा वही वोल्टेज हमारा सेकेंडरी साइड में होगा। तो हमें ऐसा स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग सकता है कि अगर दोनों साइड अगर वोल्टेज सेम है तो फिर आखिर हम इसे यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। यहाँ V1 है और यहाँ V2 है। यहाँ पे हमारा V1 इज इक्वल टू V2 है। अगर V1 इज इक्वल टू V2 है तो हम डायरेक्ट V1 में कनेक्ट कर देते। हम ये ट्रांसफार्मर यूज़ क्यों कर रहे हैं? हम इसे यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ डिवाइसेस फ्रेंड्स जो होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, उसे हम डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पावर सप्लाई में अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो डायरेक्टली हमारे डिवाइस पे अफेक्ट कर देगा। और लेकिन इसीलिए जो हमारी सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं जो कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन बेयर नहीं कर सकती, उनको हम इस तरह के ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर हमारा पावर सप्लाई अगर डिस्टर्ब होता है तो डायरेक्टली वो हमारे डिवाइसेस को अफेक्ट ना करे। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारा इसलिए भी यूज़ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन देखिए, ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारे पास दो है। वैसे तो आगे हम देखेंगे कई सारी चीज़ें, पर लेकिन जो सबसे बेसिक है वो हमारी दो हैं, एक है कोर और एक है वाइंडिंग। तो दोस्तों, कोर हमारी वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर हमारी जो वाइंडिंग होती है। कोर हमारा ये है, देख सकते हैं आप, इसके ऊपर हमारी जो वाइंडिंग है ये हमारी वाइंड्स होती हैं। कोर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स वाउंड अराउंड द फेरोमैग्नेटिक कोर। ये हमारा कोर है और इसके अराउंड ये दोनों वाइंडिंग लिपटी हुई हैं। और दूसरा, द वाइंडिंग एंड द कोर आर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। जो हमारा ये कोर है इसके ऊपर एक
की लेयर होती है, उसके ऊपर से हम ये वाइंडिंग जो है इसे हम वाउंड करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं कोर के बारे में। कोर देखिए, द मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द कोर शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो वो हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और लो रिलक्टेंस होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि करंट को फ्लो करने के लिए हमारी जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस की जगह होता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हमारे लिए रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है मैग्नेटिक सर्किट में। जिस तरह रेजिस्टेंस करंट की फ्लो को अपोज करता है, उसी तरह हमारा जो रिलक्टेंस है ये हमारा फ्लक्स की फ्लो को अपोज करता है। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हमारा जो फ्लक्स है, जो हमारा कोर है, ये हमारा फ्लक्स को कैरी करता है। अब इस फ्लक्स को कोई अपोजिशन ना हो, इसलिए हमारी जो रिलक्टेंस है ये हमारा कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और हाई परमेबिलिटी होगा तो क्या होगा, ये रिलक्टेंस हमारा होता है L अपॉन म्यू ए। रिलक्टेंस जो है हमारा, ये हमारा होता है L अपॉन म्यू ए। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारी परमेबिलिटी जो है ये अगर हमारी हाई होगी, परमेबिलिटी अगर हाई होगी तो ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो रिलक्टेंस है ये हमारा कम हो जाएगा। और लो रिलक्टेंस हमें क्यों चाहिए, ये हमने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले देखा है। और जनरली द कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन और मोर स्पेसिफिकली CRGO स्टील। ठीक है, CRGO स्टील एक मटेरियल का नाम है जिससे हमारा जो कोर है वो हमारा डिज़ाइन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसका जो परमेबिलिटी है ये हमारा हाई होता है। तो इससे क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, हमारा जो रिलक्टेंस है ये हमारा कम हो जाता है। और दूसरा इसका होता है लो हिस्टैरिसीस लॉस। लो हिस्टैरिसीस लॉस बस इसे जानते रहिए, ताकि हम जब हम लॉसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो हमारा कम होना चाहिए, ताकि जो हमारी जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम रह सके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, मैग्नेटिक कोर। हम देखिए, हमें ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, तो हमारा जो कोर होना चाहिए वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो फ्लक्स है, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बिना किसी ज़्यादा हिंड्रेंस के फ्लो कर सकें। तो आइए देखते हैं हम उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। सबसे पहले, द कोर कंसिस्ट ऑफ थिन सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस रिवर्टेड टुगेदर एंड हैविंग थिकनेस ऑफ 50 हर्ट्ज। आइए इसका मतलब समझते हैं। मतलब ये हमारे पास पतले पतले कई सारे हमारे पास लैमिनेटेड किए हुए CRGO स्टील्स के ब्लेड्स होती हैं। जैसे देख रही हैं आप पतले पतले, ऐसे ही पतले पतले ब्लेड्स जो ये हमारा फ्रंट व्यू है, इसे हम एक साथ असेंबल करके इसे हम मैग्नेटिक कोर बनाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो एडी करंट है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमारा जो एडी करंट है वो हमारा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो एडी करंट है वो हमारा होता है π² f² Bm² T²/6 रो। इसे हम जो हमारी लॉसेस वाले टॉपिक है उसे हम अच्छे से देखेंगे, पर लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैमिनेशंस की, तो आइए एक बार शॉर्ट में इसे हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा जो एडी करंट है वो हमारा होता है, एडी करंट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा जो ये T है, T हमारा क्या है, थिकनेस है। अब देखिए, अगर हमारी थिकनेस मतलब कि जो हमारा P, जो हमारा एडी करंट लॉस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² है। तो अगर हमारी जो थिकनेस है ये अगर हमारी कम होगी तो हमारा जो एडी करंट है, एडी करंट लॉस जो है ये भी हमारा कम होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफार्मर में नहीं, किसी भी मशीन में हमारी जो लॉसेस होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, थिकनेस को कम करने से हमारा जो एडी करंट लॉस है ये हमारा कम होता है, तो हमारी थिकनेस, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी बढ़ती है। ये दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ यू रिड्यूस थिकनेस ऑफ लैमिनेशन एडी करंट लॉस रिड्यूसेस।
To cut the path of eddy current into smaller parts, the silicon steel laminations are separated by insulation as China clay. अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो हमारी प्लेट्स होती हैं, ये इस तरह थिन, छोटी छोटी पतली पतली एक के ऊपर एक रखी होती हैं। इन सब के बीच में हम यूज़ करते हैं एक इंसुलेशन। इन सबको सेपरेट करने के लिए हम बीच में एक इंसुलेशन की परत डालते हैं, ताकि जो हमारी प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो सके। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो चौथा स्टेप क्या कह रहा है? द लैमिनेशंस ऑफ सिलिकॉन स्टील मस्ट बी टाइटली रिवर्टेड, अदरवाइज एयर गैप्स आर इंट्रोड्यूस्ड विच कैन इंक्रीज रिलक्टेंस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये प्लेट्स हैं इन्हें हमें टाइटली एक साथ बाउंड करना पड़ेगा, ताकि बीच में हमारी एयर गैप्स ना आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर हमारा एयर गैप अगर बढ़ता है, एयर गैप अगर बढ़ेगा तो हमारा जो रिलक्टेंस है, हमारा रिलक्टेंस बढ़ेगा। और दोस्तों अभी हमने पीछे देखा था, अगर हमारा रिलक्टेंस बढ़ता है तो हमारा जो फ्लक्स का जो फ्लो है इसमें हमें हिंड्रेंस मिलती है। इसीलिए इन सभी प्लेट्स को टाइटली एक साथ बाउंड करना पड़ेगा। रिवर्टेड का मतलब होता है बाउंड करना, एकदम एक साथ अगर ये बाउंड होंगे तो उनके बीच में एयर गैप जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा, जिसके वजह से हमारा जो रिलक्टेंस है वो भी हमारा मिनिमम होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये स्टेप देखिए, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस इज कॉल्ड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब दोस्तों ये है, आइए देखते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप देखिए, ये हमारी एक सिलिकॉन प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है। ऐसी हमारे पास कई सारी प्लेटें हैं। अब इसके बीच में हमारे पास हो गया इंसुलेशन, ये हमारे पास इंसुलेशन हो गया। अब दोस्तों देखिए, अगर हम इंसुलेशन को हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम इन प्लेट्स का अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, सिर्फ और सिर्फ इन प्लेट्स का, मतलब यहाँ जो मैंने रेड कलर से डिपिक्ट किया है, अगर हम सिर्फ इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करें तो इसे हम कहते हैं नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ और सिर्फ प्लेट्स का। और अगर दोस्तों अगर हम इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करें, मतलब जो ये हमारे पास सिलिकॉन प्लेट्स हैं प्लस इन इंसुलेशन का जो हमारे बीच में इंसुलेशन है, अगर इनके साथ अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लैमिनेशन एंड इंसुलेशन इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है दोस्तों। अगर हम सिर्फ और सिर्फ उन प्लेट्स का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर हम टोटल लैमिनेशन और इंसुलेशन दोनों का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है ये स्टैकिंग फैक्टर। इससे कभी कभी गेट में तो नहीं पर लेकिन कभी कभी हमारे पास अन्य एग्जाम्स में स्टैकिंग फैक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। स्टैकिंग फैक्टर का मतलब क्या है? वही जो हमने देखा था पीछे अभी, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया बाई ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है? ये हमारी सिर्फ और सिर्फ प्लेट्स की एरिया, और ये हमारा प्लेट्स और इंसुलेशन, जो हमारी लैमिनेशन प्लेट है और इंसुलेशन दोनों की एरिया। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो हमारी नेट क्रॉस सेक्शन एरिया होगी वो हमारी ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया से कम होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लैमिनेशन प्लेट्स की एरिया है। तो ये हमारी हमेशा लेस देन 1 होती है। 0.9 का ऑलमोस्ट, अगर क्वेश्चंस में कहीं अगर हमें नहीं दिया है तो हम 0.9 यूज़ करेंगे। और दूसरा दोस्तों, आपको पता है जो हमारा फ्लक्स फाई होता है, ये हमारा होता है B इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोर स्ट्रक्चर की, कि हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के कोर यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो हमारा है टाइप्स ऑफ कोर स्ट्रक्चर। सबसे पहला टाइप हमारा है कोर टाइप। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारे पास एक फ्लक्स है, हमारे पास एक कोर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोर है।
इसके ऊपर इसके दोनों लिम्स पे हमारे पास वाइंडिंग्स होती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, हमारी ये जो अंदर वाली जो प्लेट है, एक मिनट दोस्तों, देखिए हमारी जो ये अंदर वाली प्लेट है, अंदर वाली, यहाँ पे हम डालते हैं एलवी वाइंडिंग। एलवी वाइंडिंग जो होती है हमारी, उसे हम यहाँ पे वाउंड करते हैं। यहाँ पे हम वाउंड करते हैं एलवी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, अंदर वाली जो है इसे यहाँ पे हम वाउंड करते हैं एलवी, लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो हमने अंदर के जो क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। और उसके ऊपर एलवी वाइंडिंग के ऊपर ही हम बाउंड करते हैं एचवी वाइंडिंग। जो ये हमारी बाहर वाली जो प्लेट है, यहाँ पे हम एचवी वाइंडिंग वाउंड करते हैं दोनों साइड दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने गैप्स बना रखे थे। ये हमारा बेसिकली ये हमारा हो गया, एक कोर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोर टाइप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इन कोर के दोनों लिम्स में सबसे पहले अंदर की साइड में हमारे पास एक होती है एलवी वाइंडिंग। अंदर की साइड में हमारे पास है एलवी वाइंडिंग, दोनों साइड ये हमारी हो जाती है एलवी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, और एलवी वाइंडिंग के ऊपर ही हमारे पास होती है एचवी वाइंडिंग, दोनों लिम्स पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, हमारा जो फ्लक्स है वो हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स फ्लो कर रहा है, फ्लक्स एफ। अब दोस्तों इसे अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट की तरह अगर हम शो करना चाहें तो इसे हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, वहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है ड्राइविंग फैक्टर। जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो होता है हमारा ड्राइविंग फैक्टर, उसे हम फ्लो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग फैक्टर क्या है? यहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग फैक्टर है एमएमएफ, एफ हमारा क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ है हमारा। ठीक है दोस्तों, और जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो हमारा वोल्टेज के द्वारा जो करंट फ्लो करवाई जा रही है उसे अपोज करता है। तो यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव एमएफ के द्वारा जो फ्लक्स फ्लो करवाया जा रहा है उसे कौन अपोज करता है? उसे अपोज करता है रिलक्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इसे रिलक्टेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारी हो जाएगी एक इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों? सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो कोर होती है, कोर हमारी बेसिकली होती है इस तरह की। सबसे पहले आइए अलग से देख लेते हैं। कोर हमारी जो होती है, सबसे पहले दोस्तों ये हमारा कुछ आउटर स्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर कुछ ऐसा लिम्ब होता है। दूसरा, तो दोस्तों हमारी जो सेल टाइप में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है कोर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर का ये हमारा हो जाता है कोर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके ऊपर जो वाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो हमारी वाइंडिंग है ये हमारी दोनों लिम्स पे होती हैं, लेकिन सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो हमारी वाइंडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल लिम्ब में होती है। सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल लिम्ब पे ही वाइंडिंग होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम वाइंडिंग कैसे करते हैं? जैसे कि सबसे पहले हमारी होगी एलवी वाइंडिंग। एलवी वाइंडिंग को हम ऑरेंज कलर से शो करेंगे और एचवी वाइंडिंग को हम शो करेंगे वाइट कलर से। फिर उसके बाद हमारी होती है एचवी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद फिर से हमारे पास क्या हो जाती है? फिर से हमारे पास होती है एलवी वाइंडिंग।
फिर उसके बाद दोस्तों अल्टरनेट होती हैं, जैसे पहले LV हो गई, फिर HB, फिर LV, और फिर से हो जाती है हमारे पास HB वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, जो हमारी ऑरेंज कलर का ये हमारा HB वाइंडिंग LV वाइंडिंग है, और वाइट कलर वाला हमारा है यहाँ पे HV वाइंडिंग, ये भी हमारी है HV वाइंडिंग, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा LV वाइंडिंग। तो देखा दोस्तों, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। देखिए उसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या है, ये जो हमारी जो छोटे जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं ये हमारे पास है LV वाइंडिंग बोथ साइड, और जो बड़े वाले हैं इन्हें हम कहेंगे HV वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अल्टरनेट सबसे पहले हमारे पास होता है LV, फिर HV, फिर LV, फिर HB, फिर LV। अब दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फ्लक्स जा रहा है, जो हमारा फ्लक्स है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ था, तो जो हमारा फ्लक्स था वो एक ही पाथ में, जो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो हमारा एक पाथ से फ्लो कर रहा था। तो लेकिन यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स यहाँ से फाई जा रहा है इसके पास दो पाथ है, वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसलिए जो हमारी सेंट्रल लिम्ब है यहाँ तो हमारा फ्लक्स होता है फाई, पर लेकिन यहाँ से जाने के बाद ये डिवाइड करता है, तो यहाँ जो हमारा फ्लक्स आता है ये हमारा होता है 5/2, और दूसरा यहाँ जो हमारे पास फ्लक्स आता है ये भी होता है 5/2। क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो फ्लक्स है उसे दो डायरेक्शन मिल जाते हैं, एक तो वो इस तरह से अपनी फ्लक्स को पूरा कर सकता है और दूसरा वो इस तरह से भी पूरा कर सकता है। तो और दोनों के जो हमारा रिलक्टेंस है दोनों पाथ में क्या है सेम है, इसके वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो आधा आधा दोनों पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जैसे हमने उसमें बनाया था एक स्ट्रक्चर उसी तरह हम इसमें भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो होगा हमारा एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF, इसे हम F से डिनोट करते हैं। उसके बाद अब दोस्तों वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ था, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलक्टेंस पाथ दिखाया था, पर यहाँ पे हमारे पास दो पाथ है, इसलिए यहाँ पे हम दोस्तों रिलक्टेंस पाथ जो हमारा है यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है रिलक्टेंस, और दोनों रिलक्टेंस जो वो हमारे इक्वल हैं, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ से जो हमारा MMF फ्लो कर रहा है ये दोनों में 5/2 डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एक इक्विवेलेंट सर्किट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर सम अमाउंट फ्लक्स थ्रू आउट द कोर वेयर इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर द फ्लक्स गेट डिवाइड इनटू 2 पैरेलल पाथ। यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेलल पाथ में डिवाइड हो जाता है, और जो हमारा कोर है कोर टाइप में हमारा जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा फ्लक्स एक ही पाथ में फ्लो करता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन कि दोनों में क्या हमारे पास किन किन चीज़ों में हमारे पास दोनों में से किस में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग देख चुके हैं। इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग, वेयर इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय कोर। दोस्तों ये हमने अभी देखा था, जो हमारा कोर टाइप है हमारा जो हमारा कोर है वो हमारा अंदर है, और इसके ऊपर हमारी जो है वाइंडिंग्स है। तो इसीलिए, और शेल टाइप में क्या है हमारे पास कोर है, और कोर का जो सेंट्रल लिम्ब है वाइंडिंग सिर्फ हमारी यहाँ पे है, बाकी जो दोनों लिम्ब्स हैं ये हमारी यहाँ पे हमारी कोई भी वाइंडिंग नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है दोस्तों, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग, मतलब कोर के ऊपर वाइंडिंग है। वेयर एज इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय कोर, मतलब कोर जो है वो हमारी वाइंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लिम्ब में है, और कोर हमारा उसके चारों तरफ से है। अब दोस्तों द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज लेस एज कम्पेयर टू सेल टाइप ऑफ फॉर सम वोल्टेज रेटिंग बिकॉज द टर्न्स आर इक्वल डिवाइडेड ऑन 2 लिम्ब्स। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए कोर में हमारे पास जो वोल्टेज थी, क्योंकि कोर में हमारी जो टर्न्स थी वो दोनों साइड इक्वली थी, तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज होगा
वोल्टेज हमारा V/2 दोनों साइड इक्वल बटेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक लिम्ब है, किसी भी एक लिम्ब के ऊपर हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा इक्वल रहेगा। अब दोस्तों एक वोल्टेज हमारी ये है, तो दोस्तों जिसके वजह से देखिए हमारा जो वोल्टेज, हमारा जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जो होता है हमारा, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज रेटिंग के, वोल्टेज रेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो हमारा वोल्टेज है वो दोनों साइड इक्वल बटा हुआ है, मतलब कि एक लिम्ब पे जो हमारा टोटल वोल्टेज V है उसका आधा ही है, मतलब वोल्टेज हमारा जो है वो कम हुआ, तो हमारी जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है ये भी हमारी कम हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ, अगर हम बात करें शेल टाइप की, तो दोस्तों शेल टाइप में क्या है, शेल टाइप में हमारी जो टोटल वाइंडिंग है, जो टोटल वाइंडिंग हमारी है वो कहाँ पे है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लिम्ब में है। बाकी जो दो लिम्ब्स हैं ये हमारी कोई भी वाइंडिंग कैरी नहीं करती हैं। तो जो हमारा टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज जो हमारा V है वो कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल लिम्ब पे है। तो हमने देखा था जो हमारा इंसुलेशन है वो प्रोपोर्शनल है वोल्टेज रेटिंग के, तो ये वोल्टेज रेटिंग जो हमारी, तो जो हमारा पूरा वोल्टेज V है वो पूरा का पूरा कहाँ पे है, सेंट्रल लिम्ब पे है, जिसके वजह से यहाँ जो हमारी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है वो हमारी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज लेस। लेस क्यों है, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है वो दोनों लिम्ब्स पे इक्वली डिवाइड है एज कम्पेयर टू शेल टाइप फॉर सेम वोल्टेज। सॉरी यहाँ पे सेम वोल्टेज है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेल टाइप है पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा एक ही लिम्ब पे है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, अब देखिए हमारे पास जो है फोर्स इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर ड्यू टू फ्लक्स अपोजिशन बोथ द वाइंडिंग्स कैरी करंट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस दे रेपेल ईच अदर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारी जो LV वाइंडिंग है ये करंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करवाएगी, और HV वाइंडिंग जो है ये हमारी करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंज लॉ के थ्रू हम क्या जानते हैं, एवरी कि कोई भी जो हमारा रिजल्ट है वो अपने सोर्स को अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये जो फ्लक्स है, जो HV वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो हमारा इंड्यूस हुआ है LV वाइंडिंग की वजह से। तो HV वाइंडिंग का जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगी कि जिससे कि वो जो उसका सोर्स है, और सोर्स क्या है, LV वाइंडिंग का फ्लक्स, तो वो LV वाइंडिंग के फ्लक्स को अपोज करे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा HV वाइंडिंग है उसका फ्लक्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जिसके वजह से हमारी जो वाइंडिंग्स में जो करंट है ये भी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसके वजह से क्या होगा, अगर LV वाइंडिंग करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो HV वाइंडिंग में क्या होगा, करंट जो होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो और दोस्तों आप जानते हैं कोई भी वायर है, कोई भी अगर दो वायर्स हैं, अगर इनमें अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक दूसरे को रेपेल करती हैं, तो जिसके वजह से वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, फ्लक्स अपोजिशन बोथ द वाइंडिंग्स करंट कैरी ईच अदर एंड हेंस दे रेपेल ईच अदर। इसका मतलब वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को रेपेल करेंगी। तो उसे एक साथ एक ही लिम्ब पे बनाए रखने के लिए हमारा जो हमारा कोर मटेरियल है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही होता है, पर लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज क्या है, हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो हमारा कोर है ये देखिए काफ़ी बड़ा है ना दोस्तों, तो जिसके वजह से हमारे पास जो मैकेनिकल सपोर्ट है ये हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई, और यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट है, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द वाइंडिंग आर वेरी लार्ज एंड हेंस दीज रिपल्सिव फोर्सेज ऑल्सो बिकम लार्ज। शॉर्ट सर्किट के टाइम ये जो हमारी रिपल्सिव फोर्सेस है ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके वजह से जो हमारा कोर टाइप स्ट्रक्चर है उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को हैंडल कर सके। आइए अब अगली पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, लीकेज रिएक्टेंस। दोस्तों
लीकेज फ्लक्स इज हायर इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर बिकॉज द आउटर वाइंडिंग हैज सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कोर। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का बेसिक यही हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग हमारी यहाँ पे है और एक वाइंडिंग हमारी यहाँ पे है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा फ्लक्स होगा, देखिए कुछ फ्लक्स तो हमारा ऐसे चला जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स हमारा जो है वो कोर के थ्रू होकर चला जाएगा, पर कुछ फ्लक्स ऐसे होंगे जो हमारे एयर में लीक कर जाएंगे, है ना दोस्तों। जैसे ये देखिए कुछ फ्लक्स हमारे जो हैं वो अपना पाथ जो है ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब चूंकि ये दोनों जो वाइंडिंग्स हैं ये हमारी आउटर लिम्स पे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स का लीकेज है ये यहाँ पे हमारा ज़्यादा होता है। और दूसरा अगर हम बात करें कोर टाइप की, तो कोर टाइप में क्या है, ये हमारी सेंट्रल लिम्ब पे है। तो जो हमारा कोर है तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज यहाँ भी होगी, पर लेकिन लीकेज जो है वो कोर टाइप से यहाँ पे कम होगी, ठीक है दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरा रिपेयर, अगर रिपेयर की बात करें तो देखिए रिपेयरिंग इज ईजियर फॉर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग्स है वो हमारी आउटर साइड पे होती हैं, तो उसकी वाइंडिंग्स तक पहुंचना आसान है। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारी वाइंडिंग्स है वो होती है हमारी इनर लिम्स पे। अब इनर लिम्स पे होने की वजह से उन तक जो हमारा एक्सेसिबिलिटी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कूलिंग। अब देखिए कूलिंग में क्या होता है, जो हमारी कोर टाइप स्ट्रक्चर, जो हमारा कोर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो हमारा है, इसमें क्या है, जो हमारी वाइंडिंग्स हैं वो होती है हमारी आउटर साइड पे होती हैं। तो अगर ये हीट होती हैं तो ये अपने हीट को क्या है एटमॉस्फेयर में आसानी से रिलीज कर सकती हैं, तो जिसकी वजह से कूलिंग जो है हमारा वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ज़्यादा अच्छे से होता है। और शेल टाइप में क्या है, शेल टाइप में हमारे पास होता है जो हमारी वाइंडिंग है वो हमारी इनर लिम्स पे होती हैं, वाइंडिंग हमारी होती है इनर लिम्स पे, जिसके वजह से हीट जो है वो उतनी आसानी से रेडिएट या एटमॉस्फेयर में नहीं कर पाती। इसीलिए जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसमें हमारी कूलिंग जो है वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर से ज़्यादा अच्छे से होती है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सराउंड्स द कोर सो इट कैन easily radiates its heat to the atmosphere, but in shell type transformer winding is inside so it is difficult for winding to radiate the heat. Similarly cooling of core is better in shell type transformer। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा कोर है, कोर हमारा आउटर साइड में है, इसीलिए अगर हम बात करें अगर हम ट्रांसफार्मर कोर की कूलिंग की तो वो शेल टाइप में ज़्यादा बेहतर होती है कोर टाइप से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने डिफरेंस देखा, उन्हीं डिफरेंसेस को हमने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ बना दिया है। आप लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।